Assalamualaikum, dear student of class second year. I am Professor Chand Shahzad, the Department of Pakistan Studies, the Concept Academy. Dears, in the previous lecture we discussed about the efforts for resolving the problem of early stages. Early stages में जो problems आए, how to resolve these kind of problems, how to make constitution, how many peoples and how many members or political leaders who include in the first constitutional assembly and who was appointed the first speaker of the first constitutional assembly and what was the stance of Qaid-e-Azam Rahmatullah Alayh, how to make the constitution of Pakistan and what is his views about the civil servants and what kind of the suggestion which were given to the civil servant, how to accommodate the people who came to the Indian side, from the Indian side and settled in Pakistan, and what kind of problems they left their dears and nears and they were settled in Pakistan, and how to entertain them, don't give any argumentation for their discouragement. So today we will discuss about the next points. First of all, our previous topic is problem, efforts for resolving problems. This is our topic, and the major 3 points we have already discussed in the previous lecture about how the constitutional development in Pakistan on the early stages, and second point is formation of the government. Qaid-e-Azam became the Governor General of Pakistan. Liaquat Ali Khan became the first Prime Minister of Pakistan. Karachi was declared the capital of Pakistan, and Urdu became the national language. ये वो तमाम के तमाम इश्यूज़ हैं, पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में. आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल कॉन्फिडेंस. नेशनल कॉन्फिडेंस को हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले. ठीक है, कौम में एतमाद पैदा करना. ठीक है, national confidence building, how to encourage the moral values of the people. Qaid-e-Azam Rahmatullah Alayh addressed to the people, and Qaid-e-Azam, the building, the common man was greatly demoralized and disappointed due to the suffering. अब आपको तो नहीं पता लोग कैसे आए इंडिया से माइग्रेट करके, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट सिख उन पर हमले करते थे. हम लोग आज भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में हमने करतारपुर बना दिया. हिंदुओं के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको टेम्पल बना के देंगे, हम उनकी इबादतगाहें बना रहे हैं. लेकिन जब पाकिस्तान बना था तो जो मुसलमान इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करके आ रहे थे, तो हिंदू और सिख दोनों जो एक्सट्रीमिस्ट थे, शिद्दत पसंद मुसलमानों की काफिलों पे हमले करते थे और बहुत से मुसलमानों को उन्होंने शहीद किया. चुनाचे जो लोग यहाँ पर थके आ रहे हैं, डिमोरलाइज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, डिसअपॉइंटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, कि रास्ते में जो लोग जिन मुश्किलात का सामना करके पाकिस्तान पहुँचे हैं, and that have in a way of migration, in addition they were trying to assure the people of Pakistan was not going to last long. और वो लोग जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान ना ख़त्म होने के लिए बना है. यानी पाकिस्तान ख़त्म होने के लिए नहीं बना,
पाकिस्तान का याद चलता रहेगा। और वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा या पाकिस्तान को वो डिमोरलाइज कर देंगे, वो गलत है। इट वॉज ओनली फ्यू डेज टाइम बिफोर इट विल कम डाउन एंड लाइक द हाउस ऑफ कार्ड। वो बहुत जल्द इस बात से अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये जो वो सोच रहे हैं ये महज उनका एक गुमान है। तो चुनाचे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों को प्रोपेगेंडा करने से मना किया। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का इशारा उन लोगों की तरफ था जिन लोगों के बारे में वकील ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को किसी भी सूरत इस्टेब्लिश होते हुए देखना ही नहीं चाहते। सो द कायद-ए-आज़म एड्रेस्ड द पीपल एंड ही डिस्कस्ड द मॉरल वैल्यूज ऑफ द पीपल कि पाकिस्तान, अगर आप सफ़र की थकावट की वजह से या सफ़र में होने वाले हालात और वाक़यात की वजह से आप लोग परेशान हैं और ये सोच रहे हैं कि हम लोग उनके मजबूर करने पे या हम लोग उनके कहने पे पाकिस्तान को ये समझेंगे कि पाकिस्तान दोबारा इंडिया में मर्ज हो जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ना ख़त्म होने के लिए बना है। समझ आ गई है? तो इसलिए ही वॉज गोइंग टू अप्रोच दोज पीपल, उन्होंने उन लोगों को अप्रोच करने की कोशिश की जो लोग जो बहादुर थे, वो बहुत बहादुर थे, वो लोग जो मीडियोकर थे या वीक लोग थे, उन लोगों में आप रहमतुल्लाह अलैह ने इंकरेजमेंट पैदा किया ताकि जो उनके अंदर एक डिस्करेजमेंट और डिसअपॉइंटमेंट और एक डीमोरलाइज होने वाली कंडीशन डेवलप हो चुकी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाए। ठीक है? ही गेव द पीपल करेज एंड होप, उन्होंने लोगों को उम्मीद और हौसला दिया। एंड ही एश्योर्ड द पीपल ऑफ पाकिस्तान बर्न टू लाइफ, पाकिस्तान जिंदा रहने के लिए पैदा हुआ है, एंड इट विल लास्ट फॉरएवर, और ये हमेशा रहेगा। ठीक है? और जितने लोग कॉन्स्पायरेसीज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, जो लोग साजिशें कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को वो ख़त्म कर देंगे, तो पाकिस्तान ख़त्म नहीं होगा, वो खुद ख़त्म हो जाएंगे। सो द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स वर टेकन ऑन द अर्ली स्टेजेस। इसमें ये तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में तो कायद-ए-आज़म डायरेक्ट अप्रोच टू द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम द इंडियन साइड ऑफ द पाकिस्तान, तो ही encouraged and appreciate and gave them a hope. Then we also include, इनको भी आप हेडिंग दे सकते हैं। सबसे पहले जो है वो है कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एक दो लाइनें बेशक लिखें, लेकिन लिखिएगा जरूर। ठीक है? उसके बाद नंबर नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस इसमें हुआ है, जो अदर इम्पॉर्टेंट है, उसमें नेशनल लैंग्वेज है। नेशनल लैंग्वेज जो है वो उर्दू लिखेंगे, नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान ये। और थर्ड जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, उसके लिए रिफ्यूजी रिलीफ फंड, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हाउ टू रिजॉल्व द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो इसके लिए रिफ्यूजी रिलीफ फंड काम किया गया। समझ आ रही है बात कि कौम में एतमाद, उसके अलावा पाकिस्तान का दारुल हुकूमत। नंबर नेक्स्ट जो है वो कौमी जुबान, यहाँ पर दारुल हुकूमत लिखेंगे, ये मार्कर क्योंकि मोटा लिख रहा है तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर कौम में एतमाद पैदा किया। और उसके अलावा जो है वो जो मुआशी मसाइल थे, मुआशी मसाइल के हल के लिए रेफ्यूजी रिलीफ फंड कायम किया गया ताकि पाकिस्तान जल्द अज जल्द अपने उन टारगेट्स को अचीव कर ले जो कि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के बाद हम लोगों ने फेस किए थे। नंबर 4 जो है वो फेडरल कोड इस्टेब्लिश किया गया। नंबर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो फेडरल कोड है।
पाकिस्तान बनने के फौरन बाद फेडरल कोड यानी कि जिसे वफाकी अदालत कहा जाता है, वफाकी अदलिया जो है उसको मेंटेन किया गया ताकि मुल्क में होने वाले जितने भी केसेस हैं, ठीक है, वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हों तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया। एंड कायद-ए-आज़म आल्सो इस्टेब्लिश स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इनॉग्रेट किया 1 जुलाई 1948 ताकि जितना भी फंड है उसमें लोग आहिस्ता आहिस्ता देते रहे ताकि पाकिस्तान बहुत जल्द अपने पाँव पे खड़ा हो सके। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज। मुहाजिरीन की आबादकारी, कायद-ए-आज़म ने मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए जो स्पेशल टास्क दिया था, पाकिस्तान की इंडिया के साथ तकरीबन 1600 किलोमीटर बाउंड्री लाइन है और इस बाउंड्री लाइन से ही माइग्रेट, क्योंकि जितने भी मुसलमान थे वो चाइना वाली साइड से तो नहीं आ सकते थे, ईरान वाली साइड से तो नहीं आ सकते, डेफिनेटली इसी 1600 और ये 1600 किलोमीटर में मोस्टली जो हमारा बाउंड्री एरिया है वो पंजाब के साथ होता है। किसके साथ होता है? पंजाब के साथ। तो पंजाब का जो चेयरपर्सन कायद-ए-आज़म ने खुद सजेस्ट किया वो लियाकत अली खान को किया, बिकॉज लियाकत अली खान वॉज द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर दिस जॉब। कायद-ए-आज़म ने लियाकत अली खान को ये टास्क दिया, इसलिए उन्होंने इतनी अच्छी हिकमत अमली से और इतने अच्छे तरीके से लोगों को एंटरटेन किया और लोगों को अप्रिशिएट किया। वो खुद विजिट करते रहे बॉर्डर एरियाज का। इसमें एक नेहरू लियाकत पैक्ट भी हुआ है जिसमें जब शुरू के दिनों में लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान आ रहे थे तो हिंदू जितने भी मुतशर और शिद्दत पसंद थे और हिंदू और सिख वो मुसलमानों का को शहीद कर देते थे उन पर हमले करके। तो आपने नेहरू के साथ मिलकर एक दौरा किया बॉर्डर एरिया का और हिंदुओं को और सिखों को कहा कि कत्ल करना एक मकरूह अमल है, इससे आप इज्तनाब करें, दूर रहें। तो इस वजह से जो बाउंड्री एरियाज हैं उसके बाद हालात थोड़े बेहतर होना शुरू हो गए। उससे पहले हालात जो थे वो अनकंट्रोलेबल थे। तो उसके सोल्यूशन के लिए लियाकत अली खान ने भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए। तो बेटा ये आज हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, जो अर्ली एफर्ट्स टू रिजॉल्विंग ऑफ अर्ली प्रॉब्लम्स हैं उसके हवाले से। तो इस पर हम लोगों ने 3 पॉइंट्स पहले लिखे हैं। ये जो यहाँ से शुरू हुआ है ना, ये आप बुक में देखेंगे यहाँ पर अदर इवेंट्स लिखा हुआ है। अदर इवेंट्स के जो पॉइंट्स हैं 1, 2, 3, 4 और 5 उनको मैंने हेडिंग दे दिया है। आप लोग भी काइंडली अगर ये क्वेश्चन या ये टॉपिक एनुअल एग्जाम में आएगा तो आप लोगों ने उन पॉइंट्स को हेडिंग्स में कन्वर्ट करके फिर उनके बारे में डिटेल लिखना है। बात समझ आ गई है? तो अभी हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के बाद हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, गाइडेंस फॉर द पब्लिक सर्वेंट भी हम लोगों ने पहले टॉपिक में पढ़ा, पहले लेक्चर में पढ़ा ये टॉपिक। उसके बाद हमारे जो पॉइंट्स रह गए थे उसमें नेशनल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग थी और अदर पॉइंट्स में या अदर इवेंट्स में जो मेजर जो स्टेप्स आए, अदर इवेंट्स या स्टेप्स का लफ्ज़ लिखा हुआ है अदर स्टेप्स। तो अदर स्टेप्स में जो स्टेप्स लिए गए अर्ली स्टेज पे वो ये थे, आप लोगों ने इनको तमाम के तमाम को हेडिंग्स में कन्वर्ट करना है एंड देन यू आर गोइंग टू राइट योर पॉइंट्स। ठीक है, योर एक्सप्लेनेशंस, योर प्रेजेंटेशन, आप लोगों ने फिर उस पर प्रेजेंटेशन लिखने के लिए जाना है। तो बेटा
हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी पॉइंट हो या कोई भी नंबर हो उसको हेडिंग में कन्वर्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता। आप सिर्फ उसमें देखेंगे मेजर एक्सप्लेन क्या चीज़ की जा रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है कराची वाज मेड द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो हम लोगों ने कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एक हेडिंग बना के लिख लिया, कोई मसला नहीं है, आप लिख लें, खुद भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। और नीचे लिखा हुआ है कि कायद-ए-आज़म इट इज़ क्लियर दैट उर्दू एंड ओनली उर्दू कैन पाकिस्तान नेशनल लैंग्वेज। उन्होंने खिताब में भी ये कहा था कि मेरी नज़र में उर्दू और सिर्फ उर्दू ही पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान हो सकती है, ठीक है। कायद-ए-आज़म के अल्फाज में तो उर्दू वाज डिक्लेयर्ड द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, ये भी आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका एक हेडिंग दे के छोटा सा फिर आप उसको एक्सप्लेन करें। ये अमूमन एक दो लाइनों पर ही होगा, लेकिन हेडिंग जब बनाएंगे तो 3 लाइनों में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और आप इसको यानी कि 8 क्वेश्चन या 8 मार्क्स के बिल्कुल मुताबिक आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। आप 4 पॉइंट्स पिछले लिखेंगे, 4 पॉइंट्स पिछले लेके फिर आप अदर स्टेप्स लिखेंगे, उसमें हेडिंग देंगे, 4-5 हेडिंग्स ये बन जाएंगी। तो 4 और 5 ये 9 हेडिंग्स हो जाएंगी। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा आपके 8 मार्क्स का। तो बेटा समझ आ गई है। इसमें अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप लोगों को कोई हेजिटेशन होती है तो यू कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल, और आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। लाइव क्लासेस भी होती हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।